दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। कोरोना संक्रमण कोविड-19 के क्या हालात हैं हमारे देश में। हमारा देश इस वक्त दुनिया में सबसे ख़तरनाक स्थिति में है। सबसे ख़तरनाक कंडीशन है कोरोना वायरस की, इस पूरी महामारी की हमारे देश के लोग जो भुगत रहे हैं। और इस मुश्किल समय में हमारे देश के लोगों को किससे उम्मीद होगी, किससे आस होगी कि वो उनकी मदद करे आकर। जाहिर सी बात है, सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, कि जिन नेताओं को उन्होंने वोट डालकर सत्ता में बिठाया है कि वो आकर उनकी मदद करें। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति करें। बेड्स की कमी हो रही है, बेड्स की पूर्ति करें। वेंटिलेटर्स की पूर्ति करें। मगर असलियत क्या है, हालात क्या हैं और इससे कुछ दिन पहले हालात क्या थे, वो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए मोदी जी, अब आपसे देश नहीं चल रहा है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितने लोगों ने साइन कर दिया है और कितनी लिमिट है इसकी, जो बढ़ रही है बार बार, क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं, लोग बार बार जमा हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। साथ में कुछ कारण भी बताऊंगा बीते कुछ सालों में जिसकी वजह से देश ने भारी कीमत चुकाई है, सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। शुरुआत कोरोना से ही कर लेते हैं दोस्तों। कोरोना के हालात क्या हैं? ऑक्सीजन की कमी आपने देखी, आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी। मीडिया चैनल्स, गोदी मीडिया ने तो आपको कुछ दिखाया नहीं होगा, क्योंकि वो क्यों दिखाएंगे सरकार की कमी, उनका तो काम है सरकार की कमियों को छुपा लेना। मगर यहाँ सोशल मीडिया पर आपने ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी कि अस्पतालों के हालात क्या हैं। खासकर वो राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 का असर हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली क्यों ना हो, इन राज्यों में सबसे मुश्किल हालात हैं इस वक्त। क्योंकि यहाँ इन राज्यों के लोगों को ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है पूरी मात्रा में, लोग रोड पर दम तोड़ रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, और एक तरफ सरकार है जो चुनाव में लगी रहती है। कुछ दिन पहले की बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इतना वक्त बीत जाता है इस लहर को हमारे देश में चलते हुए, मगर सरकार जागती नहीं है। जब चुनाव पूरे हो जाते हैं तो सरकार को याद आता है कि हाँ, कोविड-19 को भी संभालना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी क्यों जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए इस कोरोना लहर के? क्योंकि देखिए, कोरोना लहर को कंट्रोल करना सरकार का काम था। हम लगभग 2 साल से इस महामारी से लड़ रहे हैं। लगभग 2 सालों से क्या हम इतने भी रिसोर्सेज तैयार नहीं कर पाए, हम इतनी भी तैयारी नहीं कर पाए कि हम ऐसी किसी लहर का सामना कर सकें? क्या हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, हमारे पास कुछ कमी है, या अभी तक हम इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं? ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी थी, क्योंकि सरकार के सामने जब इतना बड़ा एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का समय बीत चुका था, जिसमें भी इतनी सारी मौतें हुई थी, कोरोना का संक्रमण फैला था, उस वक्त सरकार को क्या और सारे ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए थे? और ज़्यादा हॉस्पिटल्स का निर्माण नहीं करना चाहिए था? और ज़्यादा बेड्स का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? दवाइयों का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? आखिर सरकार कर क्या रही थी उस खाली वक्त में? मैं बताता हूँ। सरकार चुनाव जीतने में लगी हुई थी। 5 राज्यों में चुनाव थे जो कि अब पूरे हो चुके हैं। उन 5 राज्यों में सरकार की एक कोशिश थी, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि वो वहाँ अपनी सरकार बना सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खूब बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया, गृह मंत्री ने खूब बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया, यहाँ तक कि मास्क भी नहीं लगाया जा रहा था गृह मंत्री द्वारा। सोचिए आप, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया अलग अलग राज्य से कि आप आइए और प्रचार प्रसार करिए। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेन बात पर। वो जो पिटीशन डाली गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है भारत की जनता द्वारा, मैं आपकी स्क्रीन्स पर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए उसमें कि कितने लोगों ने अब तक साइन कर दिया है और कैसे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो लगभग यहाँ 10 लाख की लिमिट हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको खोल के देखा था तो इसकी लिमिट लगभग 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख ऐसी थी, मगर आज ये 10 लाख पर पहुंच गई है। और कितनी तेज़ी से लोग यहाँ साइन कर रहे हैं। 7,60,151 लोगों ने अब तक इस पिटीशन पर साइन कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो ये है पिटीशन change.org ये वेबसाइट है, जिसमें जाकर ये पिटीशन आप देख सकते हैं
कि 7,60,000 लोग इस बात को मंजूरी दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, देश उनसे नहीं संभल रहा है। अब बात यह नहीं रुकती है, बात यही नहीं रुकती है कि एक वेबसाइट पर जाकर पिटीशन दाखिल होती है और वहाँ पर लोग साइन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, वेबसाइट्स पर इस कैंपेन को चलाया जा रहा है कई दिनों से। मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर के क्या हालात हैं। ट्विटर पर भी अगर आप जाकर सर्च करें, हैशटैग डालकर आप ये सर्च करें हैशटैग रिज़ाइन मोदी फेसबुक, या सिर्फ आप हैशटैग रिज़ाइन मोदी लिख दें तो आपको कई सारे टॉपिक मिल जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है हैशटैग रिज़ाइन मोदी, हैशटैग रिज़ाइन मोदी फेसबुक, हैशटैग रिज़ाइन मोदी ट्रेंड, ये ट्विटर के हालात हैं। ट्विटर को आपने देखा हाल ही में, पिछले भी वक्त में सरकार ने किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इस पर जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो ट्वीट्स होते थे उन्हें हटाने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला जाता था, वरना उन्हें धमकी दी जाती थी। आगे आपको मैं याद दिलाऊंगा ये सब चीज़ें। फेसबुक की बात करते हैं दोस्तों, तो फेसबुक पर आपको याद होगा एक खबर फैली थी, कुछ महीने पहले की बात है ये, कि फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो फेसबुक उसे फ़ौरन डिलीट कर देता है। और यही कैंपेन फेसबुक पर भी चलाया गया था और फेसबुक ने उसे हटा दिया था। मगर पब्लिक ने जब अब दबाव डाला फेसबुक पर तो फेसबुक ने उस कैंपेन को वापस कर दिया। और फेसबुक ने ये दलील भी दी थी कि इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं है, कोई रोल नहीं है। आपकी स्क्रीन पर वो पूरी खबर है, आप देख सकते हैं। हैशटैग रिज़ाइन मोदी को फेसबुक ने किया ब्लॉक, बाद में दी ये सफाई। इसमें साफ तरीके से आगे अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं मीडिया दिग्गज फेसबुक ने इस हैशटैग को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। फेसबुक के इस कदम से जब विवाद खड़ा हुआ तो कुछ ही घंटों में इसे रिस्टोर भी कर दिया गया। बाद में फेसबुक ने इस मामले पर सफाई दी और कहा कि ये हैशटैग रिज़ाइन मोदी गलती से ब्लॉक हो गया था। उसने कहा कि भारत सरकार का उस पर ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं था। जब फेसबुक को अपनी गलती समझ में आई तो बाद में इस हैशटैग रिज़ाइन मोदी को रिस्टोर भी कर दिया गया। तो आप देखिए दोस्तों कि इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है एक सोशल मीडिया की फेसबुक, जिसके अरबों यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में, इंडिया से भी करोड़ों यूज़र्स फेसबुक पर हैं, और इतनी बड़ी वेबसाइट से गलती हो जाती है कि हैशटैग रिज़ाइन मोदी को वो ब्लॉक कर देते हैं गलती से, और इसी हैशटैग को ब्लॉक किया जाता है। और भी इतने सारे करोड़ों हैशटैग हैं फेसबुक पे, उनमें से किसी को ब्लॉक नहीं किया जाता। इसके बाद इतनी बेशर्मी से फेसबुक ये भी कह देता है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, हमसे गलती से दब गया था, हमने वापस इसे रिस्टोर कर दिया है। अब इसका जो सीधा टाका जुड़ता है, वो जाकर रविशंकर प्रसाद से जुड़ता है। रविशंकर प्रसाद जो कि IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या कहा था दोस्तों, आपको याद है? उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। उनका ये कहना था, उन्होंने धमकी दी थी, बल्कि कहना नहीं था, धमकी दी थी US सोशल मीडिया फर्म्स को, जो सोशल मीडिया की अमेरिका की कंपनीज़ हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इन सब को उन्होंने धमकी दी थी कि आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप इंडिया में काम करिए, खूब अच्छी तरह करिए, मगर आपको इंडिया के कानून का पालन करना होगा। यहाँ संविधान के कानून की बात हो रही थी, मगर असल में अगर आप इसके सारे पन्ने खोलकर देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि यहाँ भी रविशंकर प्रसाद का कहना था कि आप हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी कैंपेन्स हैं उन सब को हटा दीजिए, तो ही आप इंडिया में काम कर सकते हैं। मैं ऐसा अपना आप नहीं कह रहा हूँ। इस खबर में आप देख सकते हैं, साफ लिखा है, On Thursday warned US social media firms to abide by the country's law a day after face-off between Prime Minister Narendra Modi's administration and Twitter over content regulation। इस रविशंकर प्रसाद के बयान से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ट्विटर की बहस हुई थी कंटेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं कैसे इनके टाके आपस में जुड़ रहे हैं, सारे पेजेस आपस में जुड़कर एक किताब बन रही है, वो सब आपके सामने है। इसके बाद तो अब जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पिटीशन जैसी चीज़ें इस वक्त क्यों ज़रूरी हैं, कैसे कुछ कदमों द्वारा मोदी सरकार ने कुछ सालों में हमारे देश को
एक खड्डे की ओर धकेला है। बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है हमारा देश इन बीते सालों में। मैं आपको बताता हूँ कुछ कारण। पहला, नोटबंदी में आपको याद है किस तरीके से आप लोगों को लाइनों में खड़ा किया गया था सिर्फ 2000 रुपये के लिए, और कितने लोगों की इसमें जान भी गई थी। दूसरा, जीएसटी वही चीज़ जिसे कभी को मोदी सरकार ने संसद में नकार दिया था, लागू नहीं होने दिया था, मगर अपनी सरकार बनते ही इसे लागू करवा दिया। तीसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन। कितनी चीज़ों को इस वक्त हमारे देश में प्राइवेटाइज कर दिया गया है, निजी कंपनीज के हाथों में सौंप दिया गया है। एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज हो, LIC हो, BSNL हो। इसके बाद चौथी चीज़, बेरोजगारी। कितना बुरा हाल है नौकरियों का हमारे देश में, युवा कितना परेशान घूम रहा है। इस वक्त कोरोना के बाद सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम अगर युवा के दिमाग में कुछ है तो वो है नौकरी की, कि आखिर मुझे आगे नौकरी मिलेगी या नहीं। अगली चीज़, CAA NRC जैसे विवादित कानून। मैं सिर्फ CAA NRC की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके जैसे और भी जितने विवादित कानून लागू किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, उनकी वजह से भी देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अगली चीज़, RBI, CBI, इलेक्शन कमीशन, ED जैसी एजेंसीज पर कब्जा करना। ये आपको शायद मुझे बताने की, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ऑपोजिशन की लीडर या उनकी पार्टी के किसी नेता पर ED की रेड पड़ जाती है, CBI का छापा पड़ जाता है, इलेक्शन कमीशन हो, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, और ये सब छापे केंद्र सरकार द्वारा करवाए जाते हैं, क्योंकि सारी एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और ऐसे भतेरे उदाहरण हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, जिन उदाहरणों के कारण आज हमारा देश इतनी भारी कीमत चुका रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।